तो साउंड हम लोग कर रहे थे, याद होगा, तो देखो हमने बताया था वेलोसिटी ऑफ साउंड का रिलेशन बताया था, फ्रीक्वेंसी का भी बताया था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। एक क्वेश्चन दे रखा है, वो एक क्वेश्चन बताता हूँ। और क्या दे रखा है, एक फ्रीक्वेंसी है, उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एक साउंड है जिसके फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़ है, 2 किलो हर्ट्ज़ है। वेवलेंथ जो है इसका, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। अब बताना है कि अगर ये 1.5 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करना चाहेगा, कितना 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना चाहेगा, तो कितना टाइम लगेगा इस वेव को चलने के लिए, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक वेव है, साउंड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़ दे रखा है, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर दे रखा है। 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत होंगे। तो टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। कितनी बात सुन में। अब हमारा ये वेव दे रखा है, और वेव का जो स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। स्पीड ऑफ द साउंड कैसे, या किसी भी वेव का जो स्पीड निकलता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। कितनी बात सुन में। इसमें डिस्टेंस कितना जाना है, 1.5 किलोमीटर। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, 2 किलो हर्ट्ज़, और वेवलेंथ दे रखा है 35 सेंटीमीटर। सबका यूनिट मैंने लिखा है अभी। अब इसको सबको हम लोग एसआई सिस्टम में कर देते हैं, किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 1.5 किलोमीटर था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 किलो हर्ट्ज़ है, तो ये 2000 हर्ट्ज़ आ जाएगा, 2000 हर्ट्ज़ हो जाएगा। ये किलो को हटा दिया, और ये सेंटीमीटर में था, इसे भी मीटर में कर लेंगे तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बात सुन में। ये जो नीचे 100 है ये ऊपर चला जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा 1500 में, एक ऊपर चला गया ये, और ये आगे हमारा नीचे है 2000 इंटू 35। ठीक, इसको 3 0 तो कैंसिल कर लेते, पहले इसमें से 2 से कैंसिल कर लो तो 75 आ जाएगा। 5 से कर लो तो 5 7 35, ये 15 आ जाएगा। 15 को 7 से करेंगे 2.1 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा। कुछ समझ में आया। हमने दो चीज़ें एक साथ इसमें की, एक तो वेलोसिटी निकालने का जो है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी निकाल दिया। ठीक है, स्पीड निकाल दिया, और डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके टाइम भी निकाल लिया है। तो इस तरह से ये सवाल कर लिया। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, आगे चले हम लोग। आगे दे रखा है जो साउंड का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ठीक है, ये मिटा दूँ मैं, नोट कर। स्पीड ऑफ साउंड जो है अलग अलग मीडियम में, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में अलग अलग स्पीड होते हैं। सबसे कम स्पीड देखा गया है
एयर में, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम है उसमें स्पीड भी कम है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें स्पीड भी ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम के हिसाब से क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड होता है सॉलिड में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, और उससे कम होता है गैस में। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, हमारे बुक में अगर जाएंगे एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, और उसमें अगर देखेंगे कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड दे रखा है एल्युमिनियम के अंदर, एल्युमिनियम के अंदर स्पीड दे रखा है 6420 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड में सबसे ज़्यादा जो स्पीड दे रखा है, सी वाटर में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, और वो है 1512 मीटर। ठीक है ना, 12 मीटर पर सेकेंड। गैस में सबसे ज़्यादा स्पीड दे रखा है हाइड्रोजन गैस में, हाइड्रोजन गैस कितना है 1531 है, और ये 1284 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये सवाल आ चुका है कि सॉलिड में तो स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ये तो जानते हैं, लेकिन एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, इस तरह के 4 सॉलिड दे दिया, और उसमें बताया सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है। तो एल्युमिनियम में ही जो जितना भी सॉलिड हमारे एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, उन सभी सॉलिड के हिसाब से सब में सबसे ज़्यादा स्पीड जो ना एल्युमिनियम में है। तो ये आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसको स्पेशली एम्फेसाइज कर रहा हूँ। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है इसके बाद जिसके स्पीड, जैसे हमारा नॉर्मल एयर में जो स्पीड होता है, जो नॉर्मल एयर जो हम लोग जिसमें हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ये 346 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, एयर के अंदर जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं 346 मीटर, ये आधा किलोमीटर भी नहीं होता, क्योंकि आधे किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो 500 मीटर होता है। तो उससे भी कम, यानी अगर मैं ज़ोर से, जितना भी ज़ोर से चिल्ला दूँ, मेरी आवाज़ आधे किलोमीटर के दूर तक नहीं जाएगा, आधे किलोमीटर भी नहीं जाएगा, उससे पहले ही वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसकी जो एनर्जी है वो सारे मटेरियल जो ना उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आगे दे रखा है इसमें, जैसे साउंड की जो स्पीड है 346 मीटर पर सेकेंड है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो व्हीकल्स हैं जो चलते हैं, उड़ते हैं, जैसे जेट एयर फाइटर है, जेट प्लेन है, एयर फाइटर्स है, वो फाइटर प्लेन्स हैं, इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इनकी स्पीड साउंड के स्पीड से बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, और ऐसे बॉडी जिसके स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है उसको कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड। स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी is greater than speed of sound, greater than speed of sound। कितनी बात सुन में, कोई बॉडी जैसे हमने बताया जेट प्लेन है, उसके 750 किलोमीटर के आसपास आती है, 750 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं। ठीक है, तो और यह फाइटर प्लेन है, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ होती है, तो वो साउंड के स्पीड से बहुत आगे निकल जाते हैं। साउंड तो 340 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके स्पीड से बहुत आगे होता है साउंड का स्पीड, ओ प्लेन का स्पीड। तो वो जो स्पीड होते हैं उसको कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, कुछ कह रहे हैं, बता रहा हूँ। अगर ऐसा जो सुपरसोनिक स्पीड का, अगर मान लो जेट प्लेन अगर चला आ रहा है एयर में, यहाँ जैसे हम लोग है जेट प्लेन चला जा रहा है, तो उसकी जो आवाज़ है
वो तो कम है, उसकी स्पीड जो है उससे कहीं ज़्यादा है। तो वो जो स्पीड है वो आवाज़ को इतनी तेज़ी से काटता है या इतनी तेज़ी से आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग प्रोड्यूस करता है, हम लोग क्या हो रहा है कि हमारी जो साउंड की स्पीड है कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसी है, एक होता फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज। फ्रीक्वेंसी में पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसको बताते हैं क्या होता है। ऑडिबल रेंज है जैसे हम लोग जो सुन सकते हैं, ठीक है। ये साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम लोग सुन सकते हैं, कम से कम 20 हर्ट्ज है, ये सुन सकते हैं। इससे ऊपर कम से कम 20 हर्ट्ज तक सुन सकते, इससे ऊपर सुन सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो हर्ट्ज तक, इसके बीच में ही हम लोग सुन सकते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम है। ये 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज वो अपर स्ट्रीम है, और लोअर स्ट्रीम 20 हर्ट्ज है, ठीक है। ऐसा कोई सोर्स जिसका साउंड 20 से कम आता हो, ऐसा कोई साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है ना, लेस देन 20। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है तो अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं इसको, अल्ट्रासोनिक साउंड इसको दे रखा है ये, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दे रखा है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से कम। अब क्या बताया कि जो हमारा फाइटर प्लेन जब चलता है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही तेज़ी से चलने की वजह से इतना गूंजती है आवाज़, क्योंकि वो जैसे होता है ना नॉर्मल, अगर स्पीड से चलेगा तो आवाज़ करेगा, आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा और लगातार साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो इतना तेज़ आवाज़ होती है, इतना ज़्यादा होता है एनर्जी साउंड में कि वो एक तरह का वाइब्रेशन डेवलप करता है एयर के अंदर। एयर के अंदर एक वाइब्रेशन डेवलप करता है। हवा जो है ना इतना तेज़ चलने लगता है, इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि अगर वो हवा या वो साउंड किसी घर से टकराए तो दीवारों में क्रैक कर सकते हैं, इतना साउंड में एनर्जी होता है। अगर घर में ग्लास विंडो और डोर हो, जैसे ऐसा लगा हुआ ग्लास का, एक क्रैक हो जाएगा अगर इतनी आवाज़, अगर वो प्लेन यहाँ से क्रॉस करे। हाँ, उस साउंड के एनर्जी और जिसकी वजह से वाइब्रेशन एयर में पैदा करता है, ठीक है, कि वो वॉल क्रैक कर सकता है, ग्लास को क्रैक कर सकता है। और ऐसे साउंड को बोलते हैं सोनिक बूम। ऐसे साउंड को बोलते हैं हम लोग सोनिक बूम। इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एनर्जेटिक होता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग सोनिक बूम, ठीक है ना। कुछ बात समझ में आ रही है। सोनिक बूम कम होता है जब किसी बॉडी का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो, और जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वो जो साउंड है एयर के अंदर इतना डिस्टर्बेंस लाएगा, इतना वाइब्रेशन लाएगा, इतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि वो साउंड या वो एयर जब किसी घर से या ग्लास से टकराएंगे, स्पेशली ग्लास दीवार वाला तो कहीं मोटे पतले भी होते हैं, लेकिन इवन इतना पावर होता है कि वो वॉल क्रैक कर सकता है, ग्लास को तो तोड़ ही देता है। और ऐसे साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, एयर ड्रम को फाड़ सकता है। कान के जो पर्दे होते हैं एयर ड्रम, ये इसको बस्ट कर सकता है और हमारे लिए सुनने की कैपेसिटी को ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एयर ड्रम है, अभी थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दे रखा है एयर का, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। कितनी बात समझ में आई? ये वाला समझ में आया? ये बहुत ही कॉमन सवाल यहाँ से भी है फ्रीक्वेंसी का, अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। ऑडिबल रेंज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज, और इसका नाम है ऑडिबल रेंज, ठीक है ना। उसके आगे 20 से अल्ट्रासोनिक साउंड और उससे कम इंफ्रासोनिक साउंड। कितनी बात सुन में? आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, जानते क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड?
जिस तरह से 10th क्लास में लाइट में पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी तरह से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज़ करके बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग आजकल चल रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी ऑडिटोरियम को जो बनता है, हॉल देखा होगा ऑडिटोरियम, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कैनेडी हॉल है, या इस तरह के कोई फंक्शन हॉल है, या सिनेमा हॉल है, जो बनता है वो बिल्कुल साउंड को कैसे जाएगा, कैसे रिफ्लेक्ट होगा और किस तरह से होना चाहिए, उसी को देखते हुए इसे पूरा बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो साउंड जो है ना गूंजने लगेगा। जो माइक से बोलेंगे, जो स्पीकर बोलेगा तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा, इधर से आएगा, टकराएगा, गूंगा गूंगा, समझ में नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। तो जो हॉल बनता है उसका आमतौर पर देखेंगे कि बिल्कुल आर्क की तरह होता है, ऐसे आर्क की तरह होता है छत उसका। ठीक है ना, कि जब कभी इधर से बोलेंगे तो वो जाके टकरा के बिल्कुल बीच में गिरेगा ऐसे। इधर का दीवार भी इस तरह से थोड़ा आर्क लाइक बनाते हैं कि आवाज़ जो है टकरा के और बीच में है। ठीक है, तो ऑडियंस जो बीच में बैठते हैं वो साउंड को कुछ इस तरह से, यानी कि वो थिएटर को या हॉल को या ऑडिटोरियम को कुछ इस तरह से बनाया जा रहे हैं आजकल कि आवाज़ जो है ना टकराने के बाद बिल्कुल साफ समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है। वरना अगर इसको नहीं करेंगे तो वो फिर गूंजने लगेगा, फिर ऑडिटोरियम में कोई बात समझ में नहीं आएगी। कहती बात सुन में ऐसे ही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से सुनते हैं, स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। जानते क्या होता है, डॉक्टर जो लगाते हैं ना वो तो वो दिल पे लगा के ऐसे, फिर वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है, वहाँ से एक लब डब आवाज़ आता है, सुना है कि नहीं? हार्ट से जो आवाज़ पैदा होता है उसका लब डब करता है वो, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें काउंटिंग होती है उसकी। अब वो काउंट करके समझता है कितनी दफ़ा हुआ और बीट कितना होना चाहिए, कितनी दफ़ा पंप करना चाहिए, उससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप भी जो वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से करता है। कितनी बात सुन में, हिली एरिया में जब हम लोग जाते हैं, पहाड़ी एरिया में, तो आवाज़ लगाते हैं हेलो, तो थोड़ी देर में आती है हेलो हेलो हेलो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इको कहते हैं। एक ही साउंड को जब बार बार सुनेंगे अपने आप से प्रोड्यूस करता है तो उसे हम लोग इको कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? इको को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? हियरिंग ऑफ सेम साउंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इको। वो एक ही आवाज़ थोड़ी देर के बाद सुनाई देने लगता है, सुनाई देता है उसको हम लोग कहते हैं इको। जैसे स्पेशली जो इको है बड़े पहाड़ी एरिया में होता है, वैसे हॉल में भी हो जाता है। हॉल बड़े जब कमरे बड़े बड़े खाली कमरे होते हैं उसमें भी बोलेंगे ना तो इको आने लगता है, सुनाई देने लगता है। वो थोड़ा सा इको टाइप तो नहीं होता, लेकिन हाँ उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। उसका अगर अलग वर्ड है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन रिवर्बरेशन उसको गूंजने को कहते हैं। ठीक है, रिवर्बरेशन, हाँ गूंजता है, एक ही आवाज़ जो है ना गूंजने लगता है इधर से। क्या होता है रिफ्लेक्शन, जैसे हम इधर बोलेंगे खुला हुआ हॉल है तो वो इधर दीवार टकराएगा, फिर इधर से आएगा तो वही आवाज़ गूंजने लगेगा। उसको कम करने के लिए अगर रिफ्लेक्शन के ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता तो साउंड बनेगा और एक ही आवाज़ गूंज करता रहेगा, तो उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉल में कर्टेन लगाते हैं, सोफ़ा लगाते हैं, घरों में लोग होते हैं, जैसे आप लोग बैठो मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ समझ में आ रही है, गूंजेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सब लोग बैठे हैं, मेरी आवाज़ का एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब हो रहा है, इको हो या रिफ्लेक्शन होने की ज़रूरत ही नहीं है। कितनी बात समझ में आई? लेकिन हाँ खाली हॉल में अगर बोलेंगे तो आवाज़ गूंजती है थोड़ी सी, रिफ्लेक्शन मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, एक ही आवाज़ इधर से इस दीवार से उस दीवार से गूंजता रहता है तो रिवर्बरेशन कहलाता है। इको उससे अलग है, रिवर्बरेशन में इको में फ़र्क है। इको जो ना सेम साउंड थोड़े टाइम के बाद सुनाई देता है जबकि सोर्स नहीं कह रहा कुछ, उसको कहते हैं इको। आगे चले हम लोग। इको सुनने के लिए या बात को एक बार कहने के बाद दूसरी बात को समझने के लिए कम से कम कितना टाइम होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट टाइम, टाइम ऑफ परसिस्टेंस, टाइम ऑफ परसिस्टेंस।
टाइम ऑफ परसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि एक आवाज़ जब हमने बोला दूसरे बीट्स बोलेंगे तो दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। कितनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? कितनी बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, तो जो साउंड हमने बोला है इतना जल्दी 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 बोला है कि वो जो एक निकला दूसरा निकला, समझ सुन के समझने के लिए टाइम चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ परसिस्टेंस। यानी कम से कम कितने टाइम के लिए वो मेरे कान में जाए कि मैं उस साउंड को पहचान लूँ। एक साउथ इंडियन गाना था ना, बहुत सारे, बहुत लंबा गाना था, दिख 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 दिख, साउथ इंडियन गाना था, वो मैं भूल गया। एक गाना था उसमें भी बहुत जल्दी 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 बोलने का था वो। कितनी बात सुन में? तो क्या बताया कि एक बीट्स, जैसे एक साउंड बोला, दूसरा साउंड बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला, तो उसके बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए कि सुन सुन के समझ में आ रहा है कि ये भी आ गया। तो उसका दे रखा है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है ना? अगर इतने सेकेंड गैप में साउंड प्रोड्यूस होगा तो हर बीट्स पहचान में आ जाएगा, हर बीट को आदमी सुनेगा, समझेगा कि क्या बोला गया। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा कोई बात नहीं, वो बहुत आराम से समझ में आएगा। लेकिन मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड है। कितनी बात सुनिए? इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ परसिस्टेंस। यानी इतनी देर तक कोई साउंड इतनी देर के बाद इंटरवल में आएगा या इतने गैप के बाद आएगा तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या बोला गया, ये क्या बोला गया, ये क्या बोला गया, वो समझ में आ जाएगा। अगर साउंड को देखिए इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, साउंड का जो स्पीड है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दे रखा 344 मीटर पर सेकेंड होता है और ये 0.1 सेकेंड। ठीक है, बहुत जगह ऐसे दे रखा 340 344 भी दे रखा है, तो 34.4 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा। कितनी बात सुन में? यानी 0.1 सेकेंड में अगर साउंड, अगर टोटल डिस्टेंस देख कितना कवर कर रहा है तो ये 34.4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम इको सुनना चाहते हैं, इको सुनना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस साउंड को ट्रैवल करना पड़ेगा इतना, 34.4 मीटर का टोटल डिस्टेंस। ठीक है, इको में क्या होगा, साउंड एक तरफ से जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, फिर हमें इको सुनाई देगा, है ना? तो वन साइड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? वन साइड का डिस्टेंस होगा इधर से 17.2 मीटर एक तरफ से, ताकि इधर से जाएगा और फिर यहाँ से टकरा के वापस आएगा, तो ये 17.2 मीटर इधर से जाके आके 34.4 मीटर हो जाएगा। तो एक तरफ से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 17.2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, यानी इको सुनने के लिए कम से कम जो डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करेगा वो है 17.2 मीटर। अगर इतने डिस्टेंस पे कोई चीज़ है तो फिर साउंड रिफ्लेक्ट करके आएगा और इको सुनाई देगा। अगर इससे कम डिस्टेंस होगा तो फिर इको सुनाई नहीं देगा। तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना? 17.2 मीटर फ्रॉम वन साइड। ठीक है, कितनी बात में? ये पॉइंट भी याद कर लिए, 0.1 सेकेंड टाइम ऑफ परसिस्टेंट, यानी एक बीट्स और दूसरे बीट्स के बीच का जो इंटरवल होना चाहिए कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक, और इको सुनने के लिए कम से कम डिस्टेंस फ्रॉम वन साइड 17.2 मीटर होना चाहिए, तब जाके हमें इको सुनाई देगा। इससे कम होगा तो इको नहीं सुनाई देगा, इससे ज़्यादा होगा तो बढ़िया है, फिर आराम से सुनाई देगा। तो हिली एरिया में जो हम लोग जाते हैं, आवाज़ को लगाते हैं और जो आवाज़ सुनाई देता है, इको सुनाई देता है, वो पहाड़ों के बड़े बड़े पीक्स होते हैं, दूर दूर में होते हैं, तो आराम से वहाँ पे सुनाई देते हैं। घरों में जो ये दीवार है ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इको सुनाई नहीं देगा। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़रूर, जिसको हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं, वो ज़रूर सुनाई देता है। कितनी बात समझ में आए? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे डिफरेंस सॉफ्ट साउंड एंड लाउड?
लाउडनेस में सॉफ्ट साउंड में कैसे डिफरेंस है, या किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो लाउडनेस या सॉफ्ट साउंड है ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है, या फिर एनर्जी ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे, वेव या साउंड वेव किस पे डिपेंड करता है। ये सॉफ्ट साउंड एंड लाउडनेस, ये एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये समझाने के लिए। ये किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड या वेव पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड होता क्या है, ये दे रखा हमारा एक ट्रांसवर्सल वेव को हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। ठीक, ये जो डिस्टेंस है, जैसे ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन इतना गया, फिर यहाँ जाएगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग पेंडुलम के फॉर्म में दिखाते हैं तो ये देखिए, इसमें समझिए ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है इसका, यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे लास्ट। ठीक है, वैसे तो ये यहाँ भी गया है, यहाँ पे भी गया है, मगर सबसे लास्ट यहाँ गया है, लौट के फिर ये वापस ऐसे ही यहाँ आ गया मीन पोजीशन पे, फिर ये लास्ट यहाँ तक गया है, इसके बाद लौट के फिर वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस गया है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जहाँ जाता है इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जा रहा है तो इसका जो एम्पलीट्यूड हो रहा है ए बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। कितनी बात सुन में एम्पलीट्यूड समझ में आया। तो जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड होगा, जैसे ये देखिए, एक ये है और एक ये है, किसमें लाउडनेस ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें लाउडनेस ज़्यादा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसमें लाउडनेस कम होगा। कितनी बात सुन में। तो ये जो है लाउडनेस जो है ना एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे डिपेंड करता है। एक आता है पिच, पिच किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मिटा दो इसे, ये समझ में आ गया। ये हमने इस तरह से फिगर भी बना दिया, ये भी बना लो समझने के लिए। ऐसे ही दे रखा पिच है, पिच होता है, एक बोलते हैं हाई पिच, लो पिच। ठीक है, ये बताना पिच किस पे डिपेंड करता है, यही चॉइस है, यही चॉइस है। पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच ऑफ अ साउंड। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, पिच ऑफ द साउंड। ठीक है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना हाई पिच होगा उसका, लो फ्रीक्वेंसी होगा लो पिच होगा उसका। कितनी बात सुन में आई। अगर हम लोग इसका बना लेते हैं इस तरह से, तो ये होता है, ये ट्रांसवर्सल वेव दिखा रहे हैं और ये दूसरा एक वेव दिखा रहे हैं हम लोग, ये भी ट्रांसवर्सल वेव है, लेकिन इसका ठीक है, क्या समझ में आया। ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये एक ऑसिलेशन यहाँ पे हो गया, ऐसे ही ये दूसरा ऑसिलेशन, दो फ्रीक्वेंसी हो गए, ये तीन हुआ,
ये फिर ये 4 हो गया, 4 फ्रीक्वेंसी हो गया इसमें। लेकिन इतने ही दूर में देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा साइकिल है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका हाई पिच है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, लो पिच है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी इसको इस तरह का डायग्राम से भी क्वेश्चन बन सकता है, किसमें हाई पिच है, किसमें लो पिच है। जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वो हाई पिच होगा, जिसमें कम फ्रीक्वेंसी होगा वो लो पिच होगा। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है। इसके बाद हम लोग क्या बता रहे थे, इको पे चल रहे थे हम लोग। ठीक है, ये 2 सवाल हम लोग का अच्छा है, बहुत अच्छा है बीच में। इको बताया था, इको पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन। ठीक है, एन इको इज हर्ड आफ्टर 5 seconds. What is the distance of? What is the distance of obstacle? ठीक है, यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 346 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे, 1730 स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस निकलेगा ये। कितनी बात सुन में है? स्पीड कितना दे रखा? 346 और टाइम कितना लगेगा? 5/2। 5/2 कैसे? इको सुनाई देने के लिए पहले तो साउंड यहाँ से वहाँ तक जाएगा, फिर टकरा के वापस आएगा, जब मेरे कान में आके लगेगा तभी तो मैं कहूँगा हाँ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इको सुनाई दे रहा है। तो टाइम जो है ना, जाने और आने दोनों टाइम इसमें काउंट होता। तो एक तरफ से जो टाइम होगा, अगर टोटल टाइम 5 था तो एक तरफ से 2.5 सेकेंड्स लगेंगे। कितनी बात समझ में आई? तो ये 2 से काट लो, इसको इधर काट लो, 1 7 3 15 6 इतना मीटर डिस्टेंस है ये।